नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। दोस्तों, अपने कल किया था भारत की जलवायु के बारे में चर्चा कर रहे थे और जलवायु में कारक पढ़ रहे थे कि भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक वो प्रभावित करते हैं, यानी किस आधार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे अपने अक्षांशीय स्थिति के आधार पर, समुद्र से दूरी के आधार पर आदि के बारे में चर्चा की थी। आज पढ़ेंगे अपने ऋतुएं। ठीक है, जलवायु का टॉपिक है। देखो, हेडिंग अपने मानसूनी भिन्नताओं के आधार पर भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। ठीक है, यानी मानसूनी भिन्नताओं के आधार पर भारत में जो ऋतु पाई जाती है वो कितने प्रकार की पाई जाती है। 4 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। और वैसे परंपरागत ऋतुएं पढ़े तो परंपरागत रूप से भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। चलो, आज पहले अपने क्या मानसूनी भिन्नताओं के आधार पर ऋतुओं का जिक्र करते हैं। पहली ऋतु आती है अपने सामने ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि होती है वो भारत में होती है मार्च महीने से लेकर जून महीने के बीच तक। यानी जो ग्रीष्म ऋतु की अवधि हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, मार्च से जून महीने तक। उसके बाद में आती है वर्षा ऋतु, जो जुलाई से शुरू होकर मध्य सितंबर तक रहती है। फिर आती है अपने शरद ऋतु, जो मध्य सितंबर से लेकर नवंबर तक रहती है। उसके बाद में लास्ट ऋतु आती है अपने शीत ऋतु। शीत ऋतु होती है अपने नवंबर से फरवरी महीने तक। यानी मानसूनी भिन्नताओं के आधार पर अपने भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। अब प्रत्येक ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे। पहले ऋतु रहती है अपनी ग्रीष्म ऋतु। तो अपने ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे कि इस ग्रीष्म ऋतु की क्या क्या विशेषता है। तो 1 नंबर ऋतु हो जाएगी अपने सामने ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि होती है वो होती है मार्च महीने से लेकर जून महीने तक। देखो भी ग्रीष्म ऋतु में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के समय सूर्य क्या हो जाता है, उत्तरायण। जैसे अपने कल अपना अक्षांशीय स्थिति के आधार पर कुछ एक पढ़ रहे थे जलवायु के बारे में। जैसे अपने बात करें 21 जून की, 21 जून को क्या होता है, सूर्य है वो कहाँ पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और मार्च की बात करें 21 मार्च की, 21 मार्च को कहाँ पर चमकता है, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। यानी लगभग सूर्य की स्थिति होती है वो क्या हो जाती है, उत्तरायण। यानी ग्रीष्म ऋतु के समय सूर्य है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। यानी उसकी स्थिति होती है वो क्या होती है, उत्तरायण होती है। और जब ये कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, यानी अपने कर्क रेखा वो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा, तो स्वाभाविक है कि अपने भारत में तापमान में क्या होगी, तापमान में वृद्धि हो जाएगी। यानी अपने जो तापमान है वो सर्वाधिक होगा। और तापमान भी लगभग औसतन कितना रहता है, 40 से 42 डिग्री के लगभग अपने यहाँ पर तापमान रहेगा। ठीक है, यानी ग्रीष्म ऋतु की बात चली। और ग्रीष्म ऋतु में इसी टाइम अपने भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, थोड़ा सा मैप बनाता हूँ मैं यहाँ पर, भारत के पश्चिमी हिस्से की बात करें, यह भारत का पश्चिमी हिस्सा, यानी थार का मरुस्थल पड़ता है यहाँ पर, थार का मरुस्थल। और इस थार के मरुस्थल में इस टाइम बनता है न्यून वायुदाब केंद्र, न्यून वायुदाब केंद्र। इस कारण अपने पश्चिमी भारत में क्या चलती है, लू चलती है। यानी बहुत तीव्र आंधियां चलती है, तीव्र गति वाली, तीव्र गति वाली आंधियां चलती है। और आंधियों को क्या बोलते हैं, अपने लू बोलते हैं। आंधियां चलती है जिसको क्या बोलते हैं, अपने लू बोलते हैं। और न्यून वायुदाब केंद्र के कारण क्या होता है कि पश्चिमी भारत में न्यून वायुदाब केंद्र बना और यहाँ पर बनता है अपने मेडागास्कर द्वीप में, हिंद महासागर में पड़ता है द्वीप मेडागास्कर। इस द्वीप में बनता है उच्च वायुदाब केंद्र। ठीक है, तो यहाँ से हवाएं हैं वो कहाँ किस तरफ चलेगी, भारत की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मानसून आने से पहले वर्षा होती है, कहाँ पर, भारत में। यानी इस न्यून वायुदाब के केंद्र के कारण अपने मई और जून के महीने में क्या होती है, वर्षा होती है। और उस वर्षा को क्या अलग अलग क्षेत्रों में क्या अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। जैसे अपने बात करें केरल में, केरल में जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं अपने अमर वर्षा, क्योंकि जो आम की खेती के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। उसके बाद में बात करें बंगाल की, बंगाल में इसको बोलते हैं काल बैसाखी, काल बैसाखी, या बोलते हैं इसको नार्वेस्टर, नार
वेस्टर। उसके बाद में आसाम की बात करें, आसाम में बोलते हैं इसको चाय वर्षा, जो चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। उसके बाद में बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक, कर्नाटक में इसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, या इसको बोलते हैं कॉफी वर्षा, कॉफी वर्षा। यानी न्यून वायुदाब केंद्र के कारण ग्रीष्म ऋतु में क्या है, मानसून से पहले वर्षा होती है, और जो औसत वर्षा का कितना प्रतिशत होती है, 10% होती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ये क्वेश्चन तो लगभग एसएससी, रेलवे, डी ग्रुप वगैरह में पूछे जाते हैं कि अमर वर्षा कहाँ पर कहते हैं, काल वैसाखी कहाँ पर कहते हैं, नार्वेस्टर कहाँ पर कहते हैं। यानी ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वो क्या होते हैं, पुटअप होते रहते हैं। अब देखो इसी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में क्या तड़ित झांझा उत्पन्न होता है, तड़ित झांझा, और बिजली की गर्जन के साथ, बिजली की गर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। यानी अभी अपने देख रहे हैं स्थिति बन रही है, यही अपना मई का महीना चल रहा है, तो अब भी क्या तड़ित झांझा वगैरह, बिजली चमकना, और क्या भयंकर बारिश हो रही है। तो यानी ये हो जाएगी अपने ग्रीष्म ऋतु की मुख्य मुख्य विशेषताएं। एक तो क्या स्थिति सूर्य की कैसी होगी, यानी सूर्य इस समय क्या हो जाएगा, उत्तरायण हो जाएगा, और तापमान में क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि जो सूर्य है वो सीधा कहाँ पर चमकता है, कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा वो बिल्कुल भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या मानसून से पहले की वर्षा होती है भारत में, जो कुल वर्षा का 10% होती है, और उस वर्षा को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से संबोधित किया गया। जैसे केरल में अमर वर्षा हो जाएगी, बंगाल में काल वैसाखी और नार्वेस्टर हो जाएगी, असम में इसको चाय वर्षा बोलते हैं, और कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा बोलते हैं। तो ये तो है अपने ग्रीष्म ऋतु की बात। ठीक है, इसके बाद में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट ऋतु। तो देखो नेक्स्ट ऋतु की चर्चा करते हैं अपने वर्षा ऋतु की, वर्षा ऋतु की, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जो अवधि होती है वो लगभग जुलाई से मिडल सितंबर तक होती है। यानी इसकी जो समय अवधि है, जो वर्षा होती है अपने भारत में, जो मुख्य रूप से वो जुलाई से लेकर और मध्य सितंबर माह तक होती है। देखो अभी वर्षा ऋतु की बात करें तो एक चीज आती है अपने मानसून, आपने नाम पढ़ा होगा मानसून, मानसून यानी हवाओं की दिशा में जो मौसमी परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। क्योंकि ये टर्में थी जो अपने पहली क्लास थी जलवायु की उसमें पढ़ी थी, मानसून, जलवायु, मौसम, मानसून प्रत्यावर्तन, ट्रफागात, इनके बारे में अपने चर्चा की थी। ठीक है, तो यानी जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, और मानसून भारत में कब आता है। तो देखो भारत में मानसून का जो आगमन होता है वो होता है 1 जून को, और मानसून कौन सा आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यानी जो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है उसके जो आने की तिथि है वो क्या होती है, लगभग 1 जून के लगभग माना गया कि 1 जून के लगभग जो मानसून है या दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो केरल के तट के निकट भारत में प्रवेश करता है। तो चलो अपने वर्षा ऋतु में आगे विस्तृत वर्णन करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं इंडिया का, उसमें चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं यहाँ पर। देखो भी यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप। और बात का ये स्थान हो जाएगा थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। देखो थार के मरुस्थल में बनता है न्यून वायुदाब केंद्र, न्यून वायुदाब केंद्र, और यहाँ पर बनता है अपने उच्च वायुदाब केंद्र, उच्च वायुदाब केंद्र। कहाँ पर, मेडागास्कर द्वीप में। और मेडागास्कर द्वीप पड़ता है वो पड़ता है अपने हिंद महासागर में।
और इस पर अधिकार है वो दक्षिण अफ्रीका का अधिकार है। तो यानी न्यून वायुदाब केंद्र अपने बनता है थार के मरुस्थल में और उच्च वायुदाब केंद्र बनता है अपने मेडागास्कर द्वीप में। तो यानी पवनें होती है वो हमेशा कौन सी दिशा में चलती है, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। तो यानी यहां से क्या मानसूनी पवनें चलेगी किस तरफ, न्यून वायुदाब की तरफ। और न्यून वायुदाब कहां पे बन रहा है, थार के मरुस्थल में। तो यानी ये क्षेत्र वो कौन सा पड़ता है, भारत के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, दक्षिण पश्चिमी, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। यानी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है वो कहां से हो रही है, मेडागास्कर द्वीप से। और ये अपने दक्षिण भारत से टकराएगा और दक्षिण भारत की जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार आकृति है। त्रिभुजाकार आकृति के होने के कारण क्या ये दो धाराओं में बंट जाएगा। इधर पड़ता है अपने अरब सागर, अरब सागर, तो एक तो शाखा हो जाएगी अरब सागर की शाखा, और इधर पड़ती है अपने बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, तो दूसरी शाखा हो जाएगी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब देखो भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सबसे पहले प्रवेश करने वाली शाखा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, अरब सागर की शाखा। और ये प्रवेश करती है कहाँ से, केरल के तट से, यानी केरल की पहाड़ियों से टकराकर यहाँ पर यह वर्षा करती है। और ये स्थिति कब बनती है, 1 जून को। यानी भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है वो कब करता है, 1 जून को प्रवेश करता है। यानी केरल में वर्षा करने के बाद में ये अरब सागर की शाखा ऊपर की तरफ चलेगी और गुजरात का क्षेत्र पड़ता है काठियावाड़, काठियावाड़, और काठियावाड़ क्षेत्र में यह क्या करती है, वर्षा करती है। और इसी क्षेत्र में पाया जाता है अपना गिर अभ्यारण्य, जो किस लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो गिर अभ्यारण्य वो किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए, जिसे बब्बर शेर के नाम से अपने क्या जानते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगी अपने अरावली, और अरावली इस धारा के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो अरावली इस धारा के समांतर होने के कारण ये जो शाखा वो सीधी आगे चले जाएगी और राजस्थान में ये वर्षा नहीं करती है। यानी राजस्थान में नामात्र की वर्षा करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अरब सागर शाखा है उससे वर्षा से प्रभावित होने वाले जिले कौन से हैं, तो 2 जिले पढ़ लेते हैं अपने, एक तो जालोर और दूसरा हो जाएगा बाड़मेर। यानी राजस्थान में ये जालोर और बाड़मेर में थोड़ी बहुत वर्षा करती है। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान में रखना, ये यहाँ पर वर्षा तो नहीं करती लेकिन क्या छोड़ जाती है, NaCl जैसे पदार्थ, यानी नमक जैसे पदार्थ यहाँ पर छोड़ जाती है, जो अपने राजस्थान में क्या खारे पानी की झीलों का मुख्य स्रोत माना जाता है। यानी इसी के कारण राजस्थान में खारे पानी की झीलें और खारे पानी के नदी नाले पाए जाते हैं। उसके बाद में ये शाखा आगे चली जाएगी और पंजाब में वर्षा करेगी, और पंजाब में करने के बाद में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चली जाएगी, धर्मशाला में, ठीक है। उसके बाद में दूसरी शाखा है अपने सामने बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखो भी, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे पहले तो वर्षा करेगी अपने तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, यानी यहाँ पर वर्षा करती है। उसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगी और यहाँ से क्या है, बहुत ज़्यादा नमी ग्रहण कर लेती है और सीधी की सीधी 7 बहनों के क्षेत्र में जाकर इन पहाड़ियों से टकराती है। यानी असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में जाके क्या है, यहाँ पर खूब वर्षा करती है। और विश्व की सर्वाधिक वर्षा भी यहीं पर होती है। एक पहाड़ी है जिसका नाम है मोसिनराम, मोसिनराम, इस पहाड़ी से टकरा के ये विश्व में, और भारत की तो सर्वाधिक है, विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा करती है। और विश्व की सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, मोसिनराम में होती है। और लगभग कितनी होती है, 1392 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। इससे पहले जो सर्वाधिक वर्षा होती थी इसी के निकट एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है चेरापूंजी, यानी चेरापूंजी नामक स्थान पर पहले सर्वाधिक वर्षा होती थी विश्व की। लेकिन वर्तमान में जो हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, मोसिनराम में हो रही है। उसके बाद में ये शाखा इधर आएगी पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद में ये चली जाएगी बिहार, और बिहार से एमपी, एमपी से यूपी, यूपी से फिर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इन दोनों शाखाओं का क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शाखाएं दक्षिणी भारत की त्रिभुजाकार आकृति के होने के कारण 2 शाखाओं में बंटी थी,
एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। इन दोनों का जो मिलन होता है वो कहाँ पर होता है? धर्मशाला में इनका मिलन होता है। उसके बाद में ये शाखा अपने झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून या बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? झालावाड़ से प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद में ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा वो न्यूनतम वर्षा करती है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद में सर्वाधिक वर्षा करती है वो कहाँ पर करती है? मौसिनराम नामक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा करती है, जो कहाँ पर पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। चेरापूंजी भी मेघालय में पड़ता है और मौसिनराम भी कहाँ पर पड़ता है? मेघालय में। चेरापूंजी का वर्तमान में नाम है सोहरा प्रदेश। ठीक है, तो यानी ये है अपने वर्षा ऋतु की मुख्य विशेषताएं, यानी ये कहाँ पर वर्षा करती है। पहली तो बात यही है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी जो भारत का मुख्य मानसून है दक्षिण पश्चिमी मानसून, उसकी उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? मेडागास्कर द्वीप से होती है, जो कहाँ पर पड़ता है? हिंद महासागर में पड़ता है। और यहाँ से मानसूनी हवाएं चलती है और अपने प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है केरल का तट वहां पर टकराती है। और अरब सागर की शाखा वो भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है। और बाद में प्रवेश करने वाली शाखा कौन सी हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। और इन दोनों शाखाओं का जो मिलन होता है वो कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर इनका मिलन होता है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? मौसिनराम हो जाएगा। ये भारत का नहीं विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ऋतु, आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वर्षा ऋतु में समझ में आ गया होगा आराम से। तो नेक्स्ट ऋतु हो जाएगी अपने शरद ऋतु। शरद ऋतु की जो अवधि हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? मिडल सितंबर से मिडल नवंबर, यानी मध्य सितंबर से मध्य नवंबर की जो अवधि होती है वो कौन से ऋतु की होती है? शरद ऋतु की होती है। देखो इस ऋतु की क्या विशेषता होती है? इस ऋतु में क्या सबसे मंद हवाएं चलती हैं। मंद हवा, यानी जो सबसे मंद हवा चलती है वो कौन से ऋतु में चलती है? शरद ऋतु में चलती है। और इसकी मुख्य और विशेषता ये हो जाएगी कि शरद ऋतु में मानसून है वो क्या है? भारत से वापस लौटना शुरू हो जाता है। मानसून भारत से वापस लौटना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इस घटना को क्या बोलते हैं अपने? मानसून प्रत्यावर्तन। यानी मानसून प्रत्यावर्तन क्या होता है? मानसून का वापस जाना या वापस लौटना। और ये घटना होती है लगभग 1 नवंबर को। यानी 1 नवंबर को जो भारतीय मानसून है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, वो भारत से लौटना शुरू हो जाता है। ठीक है, और लगभग मध्य सितंबर को, मिडल सितंबर को क्या होता है? भारत से पूर्णतः मानसून लौट जाता है। तो ये विशेषता हो जाएगी कौन से ऋतु की? शरद ऋतु की। उसके बाद में एक ऋतु पड़ती है अपने, चौथी ऋतु पढ़ेंगे, वो ऋतु हो जाएगी अपने शीत ऋतु। अब चर्चा करेंगे अपने शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु की जो स्थिति होती है वो नवंबर से लेकर और फरवरी महीने तक होती है। यानी जो इसकी अवधि हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? नवंबर महीने से लेके फरवरी महीने तक। अब देखो इस ऋतु की विशेषताएं क्या होती है, मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस ऋतु की मुख्य क्या विशेषता? एक तो देखो शीत ऋतु की बात करें तो इसमें जो सूर्य की स्थिति होती है वो क्या होती है? यानी सूर्य है वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है। मकर रेखा पर कब चमकता है? 22 दिसंबर को, अपने पहले पढ़ा था 22 दिसंबर को मकर रेखा पर क्या है? सूर्य सीधा चमकता है, जिसके कारण क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। जबकि अपने उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी क्या होती है? रात होती है, और सबसे छोटा क्या होता है? दिन होता है। ये स्थिति बनती है यानी दिसंबर महीने। यानी जो सूर्य की स्थिति है वो क्या हो जाएगी? अब दक्षिणायन हो जाएगी। उत्तरायण होकर क्या हो जाएगी? दक्षिणायन हो जाएगी। और इस टाइम अपने क्या होती है? तापमान में कमी होती है।
तापमान में, यानी इस ऋतु में तापमान में क्या हो जाएगी, कमी, यानी तापमान ऑटोमेटिक कम हो जाएगी क्योंकि सूर्य की स्थिति है वो क्या हो जाएगी, दक्षिणायन हो जाएगी। और आकाश होता है वो कैसा होता है, स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश, यानी स्वच्छ आकाश की जो विशेषता वो कौन सी ऋतु की है, शीत ऋतु की विशेषता हो जाएगी। उसके बाद में आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता कितनी होगी, आर्द्रता, यानी आर्द्रता क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। चलो आर्द्रता से ले लेते हैं, आर्द्रता सर्वाधिक कब होती है, आर्द्रता, आर्द्रता जो सर्वाधिक होती है वो कब होती है, वर्षा ऋतु में होती है, और सबसे कम होती है वो कब होती है, शीत ऋतु में होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, जो सर्वाधिक आर्द्रता होती है वो कब होती है, वर्षा ऋतु में होती है, और जो न्यूनतम आर्द्रता होती है वो कब होती है, शीत ऋतु में होती है। ठीक है, उसके बाद में जो मौसम होगा वो कैसा होगा, यानी इस ऋतु में जो मौसम होगा वो होगा वर्षा रहित, यानी इस ऋतु में वर्षा नहीं होती है। शरद ऋतु में वर्षा थोड़ी बहुत होती है कुछ एक क्षेत्र में, जैसे अपने बात करें पश्चिमी विक्षोभ की, पश्चिमी विक्षोभ एक अनोखी विशेषता है जिसके क्वेश्चन भी लगभग इस ऋतु से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अपने पश्चिमी विक्षोभ की। पश्चिमी विक्षोभ, थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं अपने इंडिया का। देखो भी भूमध्य सागर से चक्रवात की उत्पत्ति होती है, या भूमध्य सागरीय चक्रवात से अपने के पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति हो, और ये पवनी है वो, या मानसूनी पवनी वो किस तरफ आती है, भारत की तरफ आती है, जिसके कारण यानी भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण, या इसी को बोलते हैं अपने पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण के अपने पश्चिमी भारत में और थोड़ा बहुत उत्तरी भारत हो जाएगा, यानी उत्तरी और पश्चिमी भारत में वर्षा होती है, और इस वर्षा का एक प्रॉपर नाम दिया गया है जिसे राजस्थान में मावठ कहते हैं। ठीक है, मावठ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मावठ किसे कहते हैं, यानी भूमध्य सागरीय चक्रवातों या पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं, अपने मावठ बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में थोड़ी क्या एक अनोखी विशेषता हो जाएगी इस ऋतु में। फिर और बात करें तो यानी अपने हिमालय क्षेत्र की बात करें, ये हिमालय क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या चलती है, प्राय शीतलहर चलती है। ठीक है ना, और भारी क्या होता है, हिमपात होता है। ठीक है, यानी जो शीतलहर चलती है या हिमपात होता है वो मुख्य रूप से तो जो अपना पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, इस क्षेत्र में होता है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसी के कारण क्या चलती है, शीतलहर भी चलती है, और कौन सी ऋतु में चलती है, तो ऋतु कौन सी हो जाएगी अपने सामने, शीत ऋतु हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी अपने मुख्य 4 प्रकार की ऋतुएं। ठीक है, तो अपने इनके बारे में चर्चा कर ली है। आगे अपने परंपरागत ऋतुओं के बारे में चर्चा करेंगे, यानी अब अपने चर्चा करेंगे परंपरागत ऋतुएं, यानी अपने पुराने बुजुर्ग लोग हैं जो ऋतुओं के नाम थे वो बोलते थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कौन सी ऋतु है कौन से माह में पड़ती है। देखो अगर परंपरागत ऋतुओं की बात करें तो महीने भी क्या अपने परंपरागत पूछे जाएंगे, अपने जो हिंदू माह होते हैं उनके बारे में चर्चा होगी, और आपको हिंदू माह याद होने बहुत जरूरी है। अगर आप आरपीएससी की या आरएएस की या राजस्थान लेवल की तैयारी कर रहे हो तब तो आपको हिंदू माह याद करने होंगे ही होंगे। हिंदू माह में नॉर्मल से है वही हिंदू माह, चैत, वैशाख, जेठ, साठ, श्रावण, भादो, आश्वज, काते, मिंगसर, पोह, माह, फागण, यानी इसको अपने क्या अपनी भाषा में याद करें तो बेटर होगा। अगर हिंदी में याद करें थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन सीधा सीधा चैत, वैशाख, जेठ, साठ, श्रावण, भादो, आश्वज, काते, मिंगसर, पोह, माह, फागण, इस तरह याद कर लेते हैं। देखो परंपरागत ऋतुओं की बात करें तो परंपरागत रूप से भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी, एक नंबर आती है बसंत ऋतु। माह की बात करें, हिंदू माह की, हिंदू माह, और एक साइड में ले लेंगे अपने अंग्रेजी माह, अंग्रेजी माह। तो जो बसंत ऋतु वो कौन से माह में चलती है, चैत और वैशाख में, चैत्र और वैशाख माह। ठीक है, और इधर अंग्रेजी माह हो जाएंगे अपने मार्च और अप्रैल, यानी अंग्रेजी माह हो जाएंगे अपने मार्च और अप्रैल, और हिंदू माह हो जाएंगे चैत और वैशाख। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी ज्येष्ठ और
आषाढ़ माह में, ठीक है। यानी बसंत ऋतु तो चैत और वैशाख, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी ज्येष्ठ और आषाढ़ में, अंग्रेजी माह हो जाएंगे मई और जून महीने में, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपने वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु वो मुख्य रूप से कौन से माह में होती है? श्रावण, और भाद्रपद में, ठीक है। तो यानी जो वर्षा ऋतु है वो कब होती है? अपने परंपरागत महीनों की बात करें तो श्रावण और भाद्रपद में होती है, और अंग्रेजी माह की बात करें तो जुलाई और अगस्त महीने हो जाएंगे। उसके बाद में बात करें अपने शरद ऋतु की, तो शरद ऋतु हो जाएगी आश्विन और कार्तिक महीने में, ठीक है। हिंदू माह कौन से हो जाएंगे? आश्विन और कार्तिक। उसके बाद में अंग्रेजी माह हो जाएंगे सितंबर और अक्टूबर माह में। उसके बाद में बात करें अपने हेमंत ऋतु की, हेमंत ऋतु हो जाएगी मार्गशीर्ष, यानी कौन कौन से महीने हो जाएंगे? मार्गशीर्ष, और एक महीना हो जाएगा अपने पोष महीने में, और ये हो जाएंगे नवंबर और दिसंबर महीने में। उसके बाद में लास्ट ऋतु बचती है अपने शशि ऋतु, और शशि ऋतु होती है अपने माघ और फाल्गुन महीने में, और इधर हो जाएगा अपने जनवरी और फरवरी महीना, ठीक है। तो यानी ये अपने हो जाएगी परंपरागत ऋतु। यानी परंपरागत रूप से भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शशि ऋतु। महीने हो जाएंगे चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादो आश्विन कार्तिक मिंग पोमा फागन, और इधर मार्च अप्रैल से शुरू होकर जनवरी फरवरी तक हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे अपने हिंदू माह के आधार पर ऋतुएं और परंपरागत ऋतुएं। यानी परंपरागत रूप से, यानी जो अपने पुराने बुजुर्ग है वो इन ऋतुओं को किस नाम से संबोधित करते थे और उन्होंने कितने भागों में इसको डिवाइड किया था, तो उनके बारे में चर्चा हो रही है। और वो भाग कितने हो जाएंगे? 6 भाग हो जाएंगे। उसके बाद में अपने करेंगे वर्षा का स्वरूप। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हो जाएगा अपने वर्षा का स्वरूप, यानी भारत में कितने प्रकार की या कितने स्वरूप की है वो वर्षाएं होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्षा का स्वरूप, वर्षा का स्वरूप। चलो मैं आपको देता हूं 10 सेकंड कि वर्षा के स्वरूप के आधार पर भारत में कितने प्रकार की वर्षा होती है। तो बताओ मुझे, भारत में कितने प्रकार की वर्षा होती है? 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। चलो मैं ही बताता हूं आपको। 1 नंबर हो जाएगी पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। 2 नंबर हो जाएगी चक्रवातीय वर्षा, और 3 नंबर हो जाएगी सहवनीय वर्षा, सहवनीय वर्षा। यानी वर्षा के स्वरूप के आधार पर भारत में 3 प्रकार की वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और सहवनीय वर्षा। चलो इनके बारे में चर्चा करते हैं। 1 नंबर लेते हैं अपने पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा, देखो पर्वतीय वर्षा के बारे में चर्चा करें। थोड़ा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं अपने, फिर इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। ये हो गया अपने इंडिया का मैप। देखो यानी एक तो पर्वत श्रेणी पाई जाती है अपने यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी, उसके बाद में यहाँ पर तटीय क्षेत्र में भी कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है, फिर मुख्य रूप से यहाँ पर अरावली पाई जाती है। यानी ये जो पर्वतीय वर्षा होती है इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं अपने मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा।
यानी जो मानसूनी वर्षा होती है वो हमेशा किन से टकरा के होती है, पर्वतों से टकरा के होती है। तो यानी अपने वर्षा ऋतु के समय जो वर्षा होती है, ठीक है ना, वो वर्षा होती है वो कौन सी होती है, पर्वतीय वर्षा। यानी पर्वतों से टकरा के होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं, अपने पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। जैसे अरावली से टकरा के होती है, हिमालय की पहाड़ियों से टकरा के होती है, प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियों से टकरा के जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, अपने पर्वतीय वर्षा बोलते हैं, या इसको मानसूनी वर्षा भी बोलते हैं। उसके बाद में आती है चक्रवातीय वर्षा। देखो भी ये भी इंपॉर्टेंट है, चक्रवातीय वर्षा। जैसे अपने वर्तमान में चक्रवात आ रही है, जैसे ताउते नाम का चक्रवात आ रखा है फिलहाल, ठीक है ना, ताउते, जिसने क्या अपने मध्य प्रदेश हो गया, केरल हो गया, गुजरात हो गया, इस क्षेत्र में क्या भयंकर तबाही मचा रखी है ताउते। तो यानी ये जो वर्षा होती है वो कौन सी होती है, चक्रवात। यानी चक्रवातीय जो वर्षा होती है वो तटीय क्षेत्र में होती है। जैसे चक्रवात यहाँ पर पड़ता है अपने अरब सागर, और इस साइड में पड़ती है अपने बंगाल की खाड़ी, और नीचे पड़ता है अपने हिंद महासागर, ठीक है। यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इनमें क्या होती है, चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या उच्च वायुदाब केंद्र बनता है और इधर क्या बनता है, न्यून वायुदाब केंद्र बनता है। तो वो चक्रवात क्या है, न्यून वायुदाब केंद्र की ओर अग्रसर होते हैं, और ये चक्रवात वो इन सागरों से होते हुए और भारत के तटीय क्षेत्र से टकराते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। तो यानी चक्रवातों के कारण जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इनमें क्या उत्पत्ति होती है सागरों में, और जो तटों से टकरा के जो वर्षा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपने चक्रवातीय वर्षा बोलते हैं। जैसे फिलहाल 2021 का फेमस चक्रवातीय वर्षा कौन सी हो जाएगी, ताउते, यानी बहुत खतरनाक तूफान आ रखा है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट अपने सामने सहवनीय वर्षा, यानी पर्वतीय वर्षा भी पढ़ ली और चक्रवातीय वर्षा भी। ये तो समझ गए हो आपकी पर्वतीय वर्षा क्या होती है, चक्रवातीय वर्षा। अब तीसरा पॉइंट अपने सामने सहवनीय वर्षा। सहवनीय वर्षा क्या होती है, नाम तो सुना होगा आपने, सहवनीय वर्षा काफ़ी चर्चा होती रहती है इसके बारे में अपने जियोग्राफी सब्जेक्ट में। चलो सहवनीय वर्षा के बारे में चर्चा करते हैं। देखो भी कुछ 2-3 चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे एक तो होगी वायु, एक होती है अपने सामने हवा, और एक होती है पवन। ये तीनों एक ही होती है या इनमें डिफरेंस होता है, वायु, हवा और पवन। देखो एक नहीं है, इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। वायु के ही प्रकार है हवा और पवने। पवने होती है वो हमेशा कौन सी दिशा में चलती है, क्षैतिज दिशा में। और जो हवा होती है वो कौन सी दिशा में चलती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यानी पवने वो क्षैतिज दिशा में चलती है, हवा होती है वो ऊर्ध्वाधर, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। अपने मार्च और अप्रैल माह की बात करें, मार्च और अप्रैल महीने में इस टाइम क्या होता है, अपने भूमलिया वगैरह आते हैं, आपने देखा होगी कि हवा वो नीचे की वस्तु उठाकर ऊपर ले जाती है, बाद में फिर क्या वो वापिस वस्तु में धीरे धीरे नीचे आ जाती है। तो यानी ऊपर क्या होता है, न्यून वायुदाब केंद्र बनता है, और नीचे क्या बनता है, उच्च वायुदाब केंद्र बनता है। और कई बार क्या होता है, नीचे उच्च वायुदाब केंद्र बनता है, ऊपर न्यून वायुदाब केंद्र बनता है। तो जो हवा होती है वो क्या कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे जाती है। लेकिन जब ऊपर न्यून वायुदाब केंद्र हो और नीचे उच्च वायुदाब केंद्र हो तो हवा क्या ऊपर की तरफ जाएगी, और वहां पर क्या किसी तत्व से क्या संघनन होकर और वो क्या एक वर्षा का स्वरूप ले लेती है, यानी बूंदे बड़ी होकर और नीचे धरातल पर वर्षा करेगी। और कई बार क्या है, ये स्वरूप है बहुत बड़ा हो जाता है, तब ये क्या है, बर्फ के रूप में नीचे धरातल पर गिरती है, जिसे ओलावृष्टि बोलते हैं, अपने ओलावृष्टि बोलती है। तो यानी जो ओलावृष्टि होती है वो मुख्यतः कौन से स्वरूप से होती है, सहवनीय वर्षा से। ये मुख्य रूप से ओलावृष्टि करती है। और आप समझ तो गए होंगे सहवनीय वर्षा क्या होती है। तो देखो भी ये 3 प्रकार के स्वरूप पाए जाते हैं वर्षा के, कौन कौन से, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और सहवनीय वर्षा। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो इसके कुछ एक टॉपिक बचे हैं जलवायु के, उसके बारे में अपने क्या नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।